हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी इस क्विज के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी रेगुलर वे में क्विज के अंदर में इंक्लूड किया जाता है, जिस तरीके से आपका कि स्टैटिक पार्ट और आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है उसके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बनी रहे। इसी वजह से क्विज के अंदर दोनों पार्ट्स को आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर में जो कोई भी आप टॉपिक रीड करते हो उनका रिवीजन डेडिकेटेड एंड कंटिन्यूटी वे में, कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप चैप्टर्स जो रीड कर रहे हो यहाँ पे जो रिवीजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जो भी आप इंफॉर्मेशन गेन करो उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन करने के आपके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, आंसर लिख के आप रिवाइज कर सकते हो, या आप जिस भी तरीके से आप रिवाइज करना चाहो तो उस तरीके से आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो समय ना वेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस की जाती है हमारे ट्राइबल पीपल्स के द्वारा, ये बेसिकली ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है अलग अलग स्टेट के अंदर में। तो कौन से स्टेट के अंदर इनको किस नाम से बुलाया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं जिनका नाम है 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, उसके अंदर इनको कवर किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। तो आप 10th क्लास की आपकी जो एनसीईआरटी है उसको रीड कर लेना। आप जो ज्योग्राफी की जो किताब है उसके अंदर बताया गया है इनके जो प्रॉपर नेम्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें दहिया, जो एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको मध्य प्रदेश में बुलाया जाता है। इसको बेवार नाम से भी वहाँ पे बोला जाता है, बेवार प्रैक्टिस भी बोला जाता है इसको। पोडू के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ के अंदर में थे, जुलाई के समय में, अल्लारी सीतारामा राजू। अल्लारी सीतारामा राजू ये प्रैक्टिस के खिलाफ ही वहाँ पे रैंपा रिबेलियन करते हैं, जिसको वहाँ पे लोगों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे ब्रिटिश पीपल्स के अगेंस्ट में रिबेलियन करते हैं। पेडू एक प्रैक्टिस है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है, जिसको आंध्र प्रदेश में लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वहाँ के लोग इस प्रैक्टिस को, इस एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम बात करें कि कुरुआ ये झारखंड के अंदर बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, पोडू जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ना होके आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे इस प्रैक्टिस को किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ। तो 2 पेयर यहाँ करेक्टली मैच हैं। पोडू यहाँ मैच नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें तो बी आंसर यहाँ पे होगा कि 2 पेयर करेक्टली मैच हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, सबसे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये वो ही प्रैक्टिस होती है जिसमें जो ट्राइबल पीपल्स हैं डिफरेंट इलाकों में जाएंगे, वहाँ के जो पेड़ हैं उनको क्लीन करेंगे, उस एरिया को क्लीन बनाएंगे, वहाँ को उनको बर्न करके या उनको जिस तरीके से उस एरिया को क्लीन करेंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कुछ समय करने के बाद में, साल, 6 महीने, 1.5 साल, इस तरीके से करने के बाद में ये लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह के लिए। और यहाँ से माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि यहाँ पे जो जंगल के अंदर जो पेड़ों की जो संख्या होती है वो वैसे ही डिक्लाइन हो रही है। हमारे यहाँ पे 33% पेड़ होने चाहिए, पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो बोलती है 24 के आसपास है। उसमें भी हमने फॉरेस्ट कवर प्लस में ट्री कवर को ऐड कर रखा है। जब 24.66 है, अभी जो 2021 की या 22 की जो रिपोर्ट आई थी लेटेस्ट रिपोर्ट में 24 पॉइंट कुछ एरिया है इंडिया में फॉरेस्ट कवरेज का।
तो यहाँ पे इतना कम है, उसमें भी हमने ट्री कवरेज को ऐड किया है, फॉरेस्ट कवरेज प्लस में ट्री कवरेज। तो जब ये 24% है, 33% होना चाहिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस से वहाँ के लोगों के द्वारा इस तरह के पेड़ों को जो नुकसान पहुँचाया जाता है उसके अगेंस्ट में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ समय के लिए जो सोइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पेड़ों को जलाया जाता है तो वहाँ पे जो राख बनती है, उस राख की वजह से जो सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है थोड़े समय के लिए वहाँ पे इंक्रीज करती है। उस समय में काफ़ी फर्टाइल सोइल वो होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इसको बाहर विदेशों में भी डिफरेंट नेम से बोला जाता है। अगर हम बात करें, रोका नाम से इसको बोला जाता है ब्राज़ील के अंदर में। मिल्पा नाम से अगर हम बात करें, मैक्सिको के अंदर में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन को मिल्पा नाम से बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। दहिया या बेवार जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बोला जाता है। कुरुआ है जो झारखंड में, और पोडू की जो प्रैक्टिस है, पोडू बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर बोला जाता है, हिमाचल के अंदर नहीं बोला जाता। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो भी एग्रीकल्चर की ये नाम दिए गए हैं उनकी लिस्ट बनाना, उनको कहीं चिपकाना अपने रूम के अंदर में या अपने बुक के कहीं पे लिखना, जिस तरीके से आप उनको कंटिन्यू रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी आंसर है, 2 पेयर करेक्टली मैच हैं। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड है। पीएम केयर्स फंड स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो उस समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 27 मार्च को इस्टेब्लिश किया गया था, आई थिंक 25 या 27 मार्च है 2020 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। पीएम केयर्स फंड का जो मीनिंग है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स का मतलब यहाँ बताया गया है कि सिटीजन्स को असिस्टेंस देना एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर देने से रिलेटेड ये फंड है, इसको क्रिएट किया गया। स्टूडेंट्स, इसको 100% एग्जेम्प्ट रखा गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके अंडर में। तो वहाँ से कम्प्लीटली एग्जेम्पशन है इसको 100% इनकम टैक्स एक्ट से। इसके अलावा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है। ये ही एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी यहाँ पे। कुछ एक्टिविस्ट पीपल्स के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है, कि इसका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर नहीं आता है। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था 2020 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट, जो FCRA एक्ट है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसका भी यहाँ पे एग्जेम्पशन मिला हुआ है इस पीएम केयर्स फंड को। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और इन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली, इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा, केटी थॉमस, जो एक्ट जुडिशरी के अंदर रहे हुए हैं, जज रहे हुए हैं। इसके अलावा केरिया मुंडा हैं, जो हमारे फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, उनको अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पीएम केयर्स फंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं पीएमओ के, उनके द्वारा किया जाता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। वो इस फंड के सेक्रेटरी होते हैं, तो इस कम्प्लीटली फंड को एडमिनिस्ट करना उनका काम है। इसके अलावा 3 बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो जो ट्रस्टी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसको एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं। और 3 ट्रस्टी जिनको नॉमिनेट किया है, रतन टाटा जिनको प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया, केटी थॉमस एंड कैरिया मुंडा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर नहीं आता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR जो जिसको 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया, जिसके थ्रू यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया
कंपनीज़ को अपना प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो शेयर करना होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 and 2% है जो यहाँ पे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में करना होता है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी इश्यू हैं। ऐसे स्टेट्स के अंदर ही ज़्यादा इसका स्पेंडिंग होता है जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री हैं या ऑलरेडी वो डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पे जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ पे CSR की एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी रेदर देन अगर हम बात करें कि मेघालय है या छत्तीसगढ़ है। वो डिपेंड वहाँ के सिविल सर्वेंट्स पे भी करता है, आप CSR का कितना इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, कितना आप वहाँ पे लोगों को विश्वास दिला सकते हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वहाँ पे स्पेंडिंग करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये कुछ PM केयर्स फंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी थी, तो 1 and 3 यहाँ करेक्ट है, तो सेकंड का आंसर होगा C आंसर यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पंच तीर्था से रिलेटेड, यहाँ प्लेसेस के बारे में पूछा गया है। स्टूडेंट्स पंच तीर्था से रिलेटेड जो भी प्लेस हैं, पंच तीर्थ एक सर्किट है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 और 15 के समय में स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की गई। इंडिया के अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इंडिया स्टूडेंट्स, आपको पता है, क्योंकि कल्चर काफ़ी अच्छा है, हेरिटेज काफ़ी कुछ है देखने के लिए। तो इस वजह से स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की गई जिससे टूरिज्म का जो है इंक्रीज हो इंडिया के अंदर में। इस स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू 15 सर्किट हैं जिनका निर्माण किया जाएगा, जिनको बनाया जाएगा, जिनके अंदर रामायण सर्किल भी है, कोस्टल सर्किल भी है, इको सिस्टम्स से रिलेटेड सर्किट भी है। ऐसी सर्किट्स रखी गई हैं जिनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसी के अंदर है एक पंचतीर्थ सर्किट। स्टूडेंट्स पंचतीर्थ सर्किट डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड है, उनकी जो प्लेसेस एसोसिएटेड हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें मऊ नाम की जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, दिल्ली है, मुंबई है, नागपुर है, ये 4 जगह हैं इंडिया के अंदर में। क्योंकि आप देखिए इन चारों जगह का उनका जो लाइफ का इवेंट है उससे कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। इसके अलावा एक लंदन है, लंदन जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन की थी, तो इस वजह से तो मऊ एंड लंदन यहाँ पे करेक्टली हैं। सतारा से उनका कोई रिलेशन नहीं है, अगर हम लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं उनसे। बड़ौदा से भी कोई रिलेशन ना होने की वजह से, वैसे बड़ौदा से उनका एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी रिलेशन रहा था, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहे थे बड़ौदा के जो वहाँ पे महाराज थे उनसे भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 and 2 करेक्टली हैं, तो B यहाँ पे आंसर होगा। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया गया है। स्टूडेंट्स ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करने के साथ ही आप देखिए कि उनके द्वारा जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसको शो किया गया। स्ट्रॉन्ग विल पावर का मीन्स ये है कि उस समय में अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा थी, उस समय ने उन्होंने एजुकेशन के ऊपर कम्प्लीटली ध्यान दिया, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखी, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई करते रहे। और स्टूडेंट्स उस समय में आप देखिए कि जब इतना सोसाइटी के अंदर इतना सेग्रीगेशन है, इतना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, उस समय में उन्होंने एजुकेशन को प्राप्त किया, अच्छी एजुकेशन को। और इतनी अच्छी एजुकेशन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग, RBI का जो कमीशन बना था उसके अंदर भी उनका इम्पोर्टेंट रोल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एरियाज हैं, जैसे देखिए जन्मभूमि में मऊ है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण भूमि है दिल्ली, जो उनका प्लेस ऑफ डिमाइस है। चैत्या भूमि यहाँ पे इनको रखा गया है अगर हम बात करें मुंबई को। और दीक्षा भूमि है जिसको यहाँ नागपुर रखा गया है, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक प्लेस और है लंदन में जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव रहेंगी, लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स ये कौन से आर्टिकल के थ्रू है, आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अंदर है राइट टू लाइफ, उसी का ही एक सब सेक्ट है कि एक्सेसिबल टू जस्टिस, हमारे लाइफ का ही एक राइट है कि हम जस्टिस को एक्सेस कर पाएँ। तो इसकी वजह से आर्टिकल 21 के अंडर में राइट
राइट टू लाइफ के अंदर में यहाँ पे इसको जजमेंट को दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रोसीडिंग है राइट टू आर्टिकल 21 आपको पता है काफ़ी लार्ज है कि काफ़ी डिफरेंट वे में उसको बताया जा सकता है, उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 के अंडर ही एक्सेस टू जस्टिस को यहाँ एक्सेस करना लोगों का अधिकार है, क्योंकि राइट टू लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ का यहाँ अधिकार है आपको, तो उसी के अंडर इसको रखा गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए 2018 में यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट जिसको बोलते हैं। स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट के अंदर बता दिया गया था कि लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद से नहीं हो पाई, काफ़ी कुछ रीज़न रहे, कोविड-19 आया एंड काफ़ी कुछ रीज़न हुए। तो प्रेजेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया है। बाहर के अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी 2005 में जो अमेंड करके वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको लाइव किया जाता है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 27 सितंबर को उन्होंने बताया है। अब वो कौन कौन सी जो प्रोसीडिंग हैं, क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोसीडिंग है उनको लाइव करेंगे या वो लाइव करेंगे बेसिकली अगर हम बात करें कि जो फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रोसीडिंग्स हैं उनको लाइव शायद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जजेज़ के ऊपर भी यहाँ पे फिर प्रेशर क्रिएट होता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं उसके बिहाइंड में। आप इनके प्रो एंड कॉन्स जो हैं, हर टॉपिक के कुछ ना कुछ प्रो होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्रेशर एक इंक्रीज हो सकता है लाइव अगर प्रोसीडिंग होती है, तो ये भी एक रीज़न है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली डी आंसर है राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21, उसके अंडर में ये जजमेंट है वो दिया गया है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया न्यूज़ के अंदर में था एक वीडियो वायरल हो रहा था। ये एक डॉक्टर के द्वारा एक डॉग को अपनी जो उनकी कार है उसके पीछे बांध के वो उसको लेके जा रहे थे, तो उसकी वजह से एक वीडियो वायरल था। ये राजस्थान के जोधपुर था, आई थिंक जोधपुर से बिलोंग करता है। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर एक सिटी है जोधपुर, तो वहाँ से ये वीडियो था। तो उसकी वहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ जजमेंट आया। स्टूडेंट्स यहाँ पूछा गया है कि ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने डेडिकेटेड वे में कभी इसको फॉलो किया होगा, आप एनिमल राइट्स के बारे में थोड़े भी अवेयर होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इस जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका जो हेडक्वार्टर है पहले इसका चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर हुआ करता था, पर रिसेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो बल्लभगढ़ नाम की एक जगह है। बल्लभगढ़ कहाँ है? हरियाणा के अंदर, दिल्ली के पास ही है बल्लभगढ़। तो बल्लभगढ़ में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज किया गया। स्टूडेंट्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1962 में इस्टेब्लिश हुआ, एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वुमेन जो एनिमल राइट्स के लिए। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो पाया। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की वजह से ये इस्टेब्लिश हुआ था। और स्टूडेंट्स जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट द एनिमल है, एनिमल्स के अगेंस्ट में क्रुएल्टी ना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो, तो उनको रोकने के लिए जो 1960 का एक्ट है उसके अंडर में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को पावर है, रोक सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देखा, जिसका हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। हमने सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग जो 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं उसके बारे में देखा। आर्टिकल 21 के अंदर में अंबेडकर सर्किट, जिसको पंच तीर्थ सर्किट भी बोलते हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू जो 15 सर्किट डेवलप की जा रही हैं उसी के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के अंदर। तो 5 जो प्लेसेज हैं उनके बारे में देखा हमने। यहाँ पे पीएम केयर्स फंड के बारे में देखा, और हमने यहाँ पे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, जिनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अलग अलग स्टेट के अंदर में, उसके बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको नोट डाउन ज़रूर करना और कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि आज 22 सितंबर है, सितंबर के मंथ में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो हमको तो हार्डवर्क करके ही जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है। तो कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, जो भी आप रीड करते हो उसको रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।